जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार चौधरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीसी बुकलेट से फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नेशनल कैडेट कॉर्प के बारे में, जिसमें हम इन सब टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एनसीसी का हिस्ट्री क्या रहा, एम, मोटो, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक संरचना के बारे में, रैंक जो हमारे आर्मी के रैंक है, एज वेल एज एनसीसी कैडेट के रैंक, और हम अलग अलग जो कैंप करते हैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में, जो कि आप CFB सर्टिफिकेट के जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार देने वाले हैं, उनको काफ़ी हद तक मदद करने वाले। ये शुरू करते हैं एनसीसी का फर्स्ट टॉपिक, एनसीसी हिस्ट्री से। जैसा कि आप देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1948 और 1918 के दौरान यूनिवर्सिटी कॉर्प की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? तो उस समय हम लोग गुलाम थे ब्रिटिश सरकार के, तो उन्होंने सोचा कि इंडियन जो पब्लिक है उनका फ़ायदा उठाया जाए अपना सैन्य बल बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 1970 में यूनिवर्सिटी कॉर्प की स्थापना की। कलकत्ता में हुई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही हमारा मेन सिटी था इंडिया का। और आफ्टर दैट 1920 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प की ये इसका नाम बदल करके यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि UC और UTC द्वारा कुछ खास कदर वो वृद्धि नहीं किया गया, मतलब ब्रिटिश सरकार को उस कदर मदद नहीं मिला अपने सैन्य बल में। और आफ्टर दैट हम देखते हैं 1939 और 45, जिसमें वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, उस समय उसके बीच यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प की स्थापना की गई, जो कि ऑफिसर लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें ये भी उस कदर कारगर नहीं रहा ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश सैन्य बल के लिए। तो हम बात करते हैं 1946 की, जिसमें हमारा गवर्नमेंट जो है क्या किया कि एनसीसी कमेटी की स्थापना की। बेसिकली इसको हिंदी में समिति बोलते हैं। और समिति क्या होता है? तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है। तो इसमें क्या कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया गया, किसके अध्यक्षता में? तो चेयरमैनशिप ऑफ पंडित हृदयानाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक टीम तैयार किया गया और उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया कि आप एनसीसी का ट्रेनिंग के बारे में पता कीजिए, विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग चल रही थी उस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि उसमें किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को और हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ उन्होंने अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार किया और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रदान किया, जो कि मार्च 1947 में उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि 16 अप्रैल 1948 में केंद्र सरकार ने इस चीज़ को काफ़ी वैल्यू देते हुए कि हमारे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे सैन्य बल के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए एनसीसी एक्ट 1948 पारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या होता है तो बच्चों को स्कूल और कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग दिया जाना स्टार्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि 15 जुलाई 1948 उसी साल लगभग 20,000 कैडेट इसमें आके जुड़ चुके थे। और यूपी, मद्रास, बिहार में इन्होंने क्या किया था, जो फिट लोग थे जो कि स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिए हुए थे, उनके लिए क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, जो शारीरिक रूप से अच्छे थे। और ना ही उसके बाद देखते हैं कि अभी का जो हमारा कैडेट का स्ट्रेंथ है तो वो कितना है, लगभग 13 से 15 लाख कैडेट अभी इंडिया में मौजूद है, इस दौरान अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं अपना। और उसके बाद देखते हैं कि अभी तक जितना भी चल रहा था इसमें क्या था, सिर्फ आर्मी और सिर्फ बॉयज़ की ट्रेनिंग चल रही थी। आर्मी के अलावा किसी तरह का कोई नेवी और एयरफोर्स नहीं जुड़ा हुआ था, ना ही इसमें गर्ल्स जुड़ी हुई थी। इस चीज़ को पूरा करते हुए 1949 में गर्ल्स विंग जोड़ दिया गया। उसके बाद 1950 में एयर विंग जोड़ा गया, फिर 1952 में नेवल विंग जोड़ा गया। इस कदर आप देख सकते हो कि एनसीसी अब क्या हो गया, पहले आर्मी की ट्रेनिंग देता था, अब आर्मी नेवल तीनों आ गए। तो हम देख सकते हैं एनसीसी अब क्या हो गया है, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आके बना। इसीलिए हम बोलते हैं एनसीसी क्या है, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमको तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और हम देखते हैं डायरेक्टर ऑफ एनसीसी के बारे में। तो डायरेक्टर ऑफ एनसीसी क्या होता है? डायरेक्टर मतलब सबसे हेड बेसिकली, जो कि एनसीसी को संभालेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। तो उस दौरान 1948 में जब एनसीसी की स्थापना हुई थी तो उस दौरान कर्नल रैंक का बंदा को क्या किया गया था, भार संभालने के लिए बोला गया था कि आप इस चीज़ के सबसे हेड रहोगे। जो कि सबसे फर्स्ट में कौन बना था, तो कर्नल जी बैबूर साहब सबसे फर्स्ट कर्नल रहे थे जब एनसीसी की स्थापना हुई थी। जिस कदर देखा जाए कि आप देख सकते हो कि 20,000 से ये आगे जाके बढ़ करके 13 से 15 लाख कैडेट अभी के वक्त में हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कैडेट की संख्या बढ़ती गई और उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता गया। दैट्स वाई इनके ऊपर की पोस्ट धीरे धीरे बढ़ा दी गई। कर्नल जो कि डायरेक्टर एक पोस्ट हो गया, कर्नल एक रैंक हो गया, तो डायरेक्टर पोस्ट के रैंक को बढ़ा दिया गया संख्या
बढ़ने के दौरान। तो 1954 में संख्या काफ़ी बढ़ी तो ब्रिगेडियर कर दिया गया, फिर संख्या बढ़ी मेजर जनरल कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया, जो कि आप जानते हो ये सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है। इसके बाद आते हैं जनरल, तो ये सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल का है, और ये अभी एनसीसी को संभालते हैं। और इसका बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल, ये डायरेक्टर जो पोस्ट था इसका नाम बदल करके डायरेक्टर जनरल कर दिया गया 1982 में, जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक दिया गया था। और उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कौन रहे थे, तो मेजर जनरल आर.एस. पेंटर हमारे फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल बने थे। कुछ एनसीसी हिस्ट्री से जुड़ी हुई इतिहास है, जैसा कि आप देख सकते हो 1963 में ये कदम मिला के चल, ये हम लोग गीत गाया करते थे। आफ्टर दैट 1954 में हम सब हिंदी हैं, और उसके बाद फिर बदलाव हुआ जिसमें हिंदी को बदल करके भारतीय कर दिया गया था। 1980 में हम सब भारतीय हैं, और अभी हम लोग यही एनसीसी सॉन्ग के तौर पे गाते हैं। और ये किन के द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था सुदर्शन फ़कीर द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एनसीसी। अब एनसीसी का जाल जो इतना बड़ा बिछा हुआ है वो कैसे काम करता है, किसके अंडर काम करता है, किस तरीके से ब्रांचेस बटी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें जानते हैं आप लोग क्या आती है, हमारी सरकार आती है, जिसके अंतर्गत हम लोग हैं। हम लोग क्या है, नेशनल कैडर कॉर्प है, तो हम केंद्र के अंतर्गत आते हैं बेसिकली। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो इसको जो टॉप मोस्ट रैंक था बात किए थे कौन सा, तो डायरेक्टरेट जनरल का, डीजी की। तो वो क्या होता है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है, और उसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। जैसा कि आप देख सकते हो इसका डायरेक्टर जनरल का रैंक क्या होता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और अभी के वक्त में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं एनसीसी के, वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं। और इसके अगर नीचे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं ये क्या होता है, तो एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में एडीजी भी बोलते हैं, जो कि कौन सा रैंक का संभालता है व्यक्ति, तो मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति इसका पोस्ट को संभालता है। ये क्या है, तो स्टेट लेवल पे, ये क्या था नेशनल लेवल पे, ये हो गया अब स्टेट लेवल पे। इसका जो हेडक्वार्टर होता है बेसिकली वो स्टेट का कैपिटल, नहीं तो कोई स्टेट का कोई अच्छा सा शहर, बड़ा सा जो शहर होता है, बिग सिटी ऑफ द स्टेट होता है। और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरेट की बात करें, हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरेट करने का मतलब पूरे इंडिया में कितना डायरेक्टरेट है, तो वो 17 है। और उसके आगे देखते हैं तो अब आता है ग्रुप कमांडर, जो कि क्या होता है, ग्रुप का मालिक होता है, और उसका रैंक क्या होता है, तो ब्रिगेडियर रैंक का होता है वो। और अभी के वक्त में जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप है वो कितना है, 96 है। और बुक में ये डाटा कितना है, बुक में ये डाटा है 95 का, जो एक आके बढ़ गया है अभी के टाइम में। ये अपडेटेड डाटा है जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं बात करता हूँ बटालियन कमांडर की, जो हमारे बटालियन के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो कर्नल रैंक के होते हैं। और ये क्या होता है, तो आप जानते हो कि अलग अलग बटालियन के अलग अलग जगह उसके हेडक्वार्टर होते हैं। और बटालियन हैज़ 4 to 7 कंपनीज इसके अंदर आती हैं। और इसका जो बटालियन का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस कदर है। टोटल नंबर ऑफ बटालियन कितना होता है, तो अभी के नाउ डेज में अभी ये 814 है। और ये आर्मी का 684 है, नेवी का 69 है, और एयर का 61 है। बुक में जो डाटा दिया हुआ है वो कितना है, 788, और इसके हिसाब से 667 और 60, और ये एयर का है 61। तो जैसा कि आप देख सकते हो आर्मी में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। ये 667 से 664 हो गया है, सॉरी 684 हो गया है। और मैं बात करूं तो नेवी की 60 से 69 हो चुकी है, और एयर की कोई बदलाव नहीं आया है इसके नंबर ऑफ बटालियंस में। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं तो ये आता है कंपनी, और कंपनी से आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं जो क्योंकि आप कंपनी के ही हिस्सा होते हैं। और हम लोग क्या है, कैडेट, जितने भी कैडेट होते हैं वो कंपनी के अंदर आते हैं, जो कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे होता है। और इनको संभालने वाले कौन होते हैं, तो कॉलेज की तरफ से एक एनओ होता है सेलेक्ट, जो कि कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है या कोई परमानेंट टीचर होता है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को ट्रेन करने के लिए। और इनका जो रैंक होता है लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाता है। और एक कंपनी में लगभग 160 बच्चे होते हैं सीनियर डिवीज़न के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें क्या चीज़ है, तो हम क्या क्या देखें, तो सबसे हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद आते हैं
तो डायरेक्टरेट जनरल जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदा इसको संभालता है। अभी के वक्त में लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो राजीव चोपड़ा जी हैं। और हम बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल की, जिसमें हम देखते हैं क्या होता है, ये स्टेट लेवल का होता है, जिसमें टोटल 17 डायरेक्टरेट हैं और मेजर जनरल रैंक का बंदा इसको संभालता है। और हम बात करें तो जितना डायरेक्टरेट है उतना क्या होगा, तो उतना मेजर जनरल होंगे उस चीज़ को संभालने के लिए। जैसे कि मैं गया ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, और गया ग्रुप जो है बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट के अंतर्गत आता है। तो मैं अगर बात करूँ फॉर बिहार एंड झारखंड, मेजर जनरल आर के गुप्ता जो है वो अभी क्या है, हमारे एडीजी है एनसीसी के, वो क्या है स्टेट लेवल के। इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, बेसिकली उसका स्टेट लेवल का, स्टेट का कैपिटल, जैसे कि बिहार और झारखंड का बात करें तो उसका डायरेक्टरेट हो गया, और उसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो पटना में है। और ग्रुप कमांडर क्या हो गया, तो उसमें देखते हैं ब्रिगेडियर रैंक का होता है। जैसे कि मैं बात करूँ जितना ग्रुप होगा फिर उसके हिसाब से क्या होगा, ग्रुप कमांडर भी होंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा है, तो ब्रिगेडियर सुधीर कुमार हुए हमारे गया ग्रुप के ग्रुप कमांडर। और इसके बाद बात करते हैं बटालियन, जिसमें कर्नल होता है। और इसके बारे में बटालियन और कंपनी के बारे में अधिकतर बच्चे जानते हैं जो एनसीसी में हैं। उनके आगे अगर उन्होंने कैंप किया है, बड़े बड़े कैंप किए हैं, जब तक होता है इंटर ग्रुप कंपटीशन किए हैं, तो उनको मालूम होगा कि ये सब रैंक किस तरीके से काम करता है। और बात करें कंपनी स्कूल, जैसा कि आपने देखा कि लगभग 4500 कॉलेजेस कवर किए हुए हैं कंपनी ने, और 6500 स्कूल्स हैं। ये डाटा क्या है, पुराना है, हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया होगा, क्योंकि ये क्या चीज़ है, तो आर्मी में बढ़ चुका है और नेवी में भी बढ़ चुका है। ये पुराना डाटा है जैसा कि आप देख सकते हो। और कंपनी का स्ट्रेंथ कितना होता है, 160। एनसीसी जुड़े हुए कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे कि मैं बात करता हूँ एनसीसी फ्लैग के बारे में। तो एनसीसी फ्लैग में आपने देखा होगा उसमें 3 कलर होता है, ऊपर में होता है रेड, मिडल में होता है नेवी ब्लू, और लोअर में होता है स्काई ब्लू। तीनों के कलर का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। रेड का आर्मी को दर्शाता है, और नेवी ब्लू देखने में है ना, नाम से है नेवी, है ना, तो ये क्या होता है, नेवल को दर्शाता है। और स्काई ब्लू आसमान क्या होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है, तो बेसिकली क्या चीज होता है, एयरफोर्स को दर्शाता है। और देयर इज ए सर्कल मेड अप ऑफ 7 petals which represent 17 डायरेक्टरेट। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह का कुछ लोगो होता है फ्लैग के बीच में, जिसमें ये जो छोटा छोटा बना हुआ है फ्लावर्स के टाइप का, ये क्या होता है, इसको पेटल्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, तो 17 पेटल्स हैं जो कि 17 डायरेक्टरेट को दर्शाते हैं। इन दिस सर्कल द वर्ड एनसीसी इज रिटन। आप देखते हैं कि बीच में क्या लिखा होता है, एक सर्कल टाइप का बना होता है पेटल्स की मदद से, और बीच में लिखा होता है एनसीसी। और कुछ बेसिक नॉलेज जैसे कि एसडी और जेडी के बारे में। तो एसडी और जेडी क्या होता है, तो एसडी फॉर सीनियर डिवीजन, जेडी फॉर जूनियर डिवीजन। तो सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन ये बॉयज के लिए यूज किया जाता है डिवीजन को, और गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है बेसिकली विंग्स को हम बोलते हैं। तो गर्ल्स के लिए सीनियर विंग्स और जूनियर विंग्स। सीनियर विंग्स कौन से होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 11th और ग्रेजुएशन के दौरान जो एनसीसी कर रहे होते हैं उनको एसडी सीनियर डिवीजन बोला जाता है। और बात करते हैं जेडी, जो कि स्कूल 9th-10th में पढ़ रहे होते हैं और वो उस दौरान एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उन कैडेट को जूनियर डिवीजन कैडेट्स बोला जाता है। और बात करते हैं सीनियर विंग्स की, ये तो फिर उसी तरीके से है जैसे कि सीनियर डिवीजन है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की गर्ल्स होनी चाहिए जो कि बेसिकली 11th और ग्रेजुएशन के दौरान एनसीसी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। और जूनियर विंग जिसमें क्या होता है, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, गर्ल्स होते हैं बेसिकली 9th-10th के, और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, एज लिमिट होता है कुछ इस कदर होता है। एसडी और एसडब्ल्यू के लिए कहने मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने वाली गर्ल्स और बॉयज के लिए एज लिमिट होता है 15 to 26 ईयर, और ट्रेनिंग टाइम होता है इनका 3 इयर्स का। मैं बात करता हूँ जेडी और जेडब्ल्यू की, जो कि क्या है, बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं जो उस दौरान एनसीसी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उनका एज लिमिट होता है 13 to मतलब 13 से लेकर 16.5 तक। और बात कर सकते हैं ट्रेनिंग टाइम इनका होता है 2 साल का, और ये स्कूल के बच्चे होते हैं। और हम कुछ बात करते हैं एनसीसी के प्रमोशन को लेकर के, जिसमें बच्चे में देखते हैं कि एनसीसी के दौरान ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स में भी रैंक का डिवीजन होता है। तो इसमें कुछ 1 2 3 4 5 रैंक है, और ये सबसे छोटा रैंक होता है लांस कारपोरल का, फिर होता है कारपोरल, फिर होता है सार्जेंट, फिर होता है अंडर ऑफिसर, फिर होता है सीनियर अंडर ऑफिसर कुछ इसका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है, तो ये LCPL स्लैश करके लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये 18 लांस कारपोरल होते हैं एक कंपनी में। आफ्टर 3 मंथ ऑफ ट्रेनिंग इसमें देखता है तो लांस कारपोरल कब बनता है, तो बेसिकली अगर कोई बच्चा एनसीसी में एडमिशन लिया है और वो 3 महीने की ट्रेनिंग ले चुका है कॉलेज में, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो बन जाएगा
लास्ट कारपोरल उसको बनाया जा सकता है। उसके लिए उसको 75% अटेंडेंस चाहिए होगा और उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ड्रिल के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में और फील्ड क्राफ्ट के बारे में। ये क्या है, आगे का टॉपिक्स है जो कि मैं धीरे धीरे कवर करूंगा अगले लेक्चर में। कारपोरेट के बारे में बात करूं तो कितने होते हैं, 9 कारपोरेट होते हैं एक कंपनी में, इसको शॉर्ट में CPL लिखते हैं। आफ्टर 6 मंथ एज लांस कारपोरेट, लांस कारपोरेट के रहने के बाद जो कि बेहतर होते हैं फिर उनको बनाया जाता है कौन, तो उसको लांस कारपोरल लांस कारपोरल से कारपोरल बनाया जाता है। तो मस्ट हैव पास वेपन ट्रेनिंग टेस्ट, इनको वेपन ट्रेनिंग टेस्ट पास करना होता है। सार्जेंट की बात करें तो ये 5 सार्जेंट होते हैं एक कंपनी में। आफ्टर 6 मंथ ऑफ कारपोरल सेकेंड ईयर कैडेट्स, ये क्या होना चाहिए, तो 6 मंथ कारपोरल के कैडेट रैंक पे होना चाहिए और वही बच्चा बनेगा 6 महीने बाद सार्जेंट, जो कि बेहतर होगा, अच्छा कैडेट्स होगा, जो कि सेकेंड ईयर का बच्चा भी होगा। कहने मतलब ये हो गया फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, अभी वो क्या होना चाहिए, सार्जेंट का वही बन पाएगा जो कि सेकेंड ईयर में होगा। अब अंडर ऑफिसर की बात करते हैं तो अंडर ऑफिसर को शॉर्ट में यूओ लिखते हैं और एक कंपनी में 3 अंडर ऑफिसर होते हैं। आफ्टर 6 मंथ एज सार्जेंट, सार्जेंट के पद पे 3 महीने रहने के बाद वो क्या बनता है, सॉरी 6 महीने पे रहने के बाद वो बनता है अंडर ऑफिसर और उसको बी सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। बेसिकली वो कहने मतलब क्या हो गया, थर्ड ईयर का कैडेट हो गया। और देख सकते हो सबसे जो टॉप मोस्ट रैंक होता है वो क्या होता है, SUO सीनियर अंडर ऑफिसर का रैंक होता है, जो 6 मंथ एज अंडर ऑफिसर रहने के बाद जो बच्चा बेहतर होता है उनको सीनियर अंडर ऑफिसर बनाया जाता है। तो मस्ट हैव पास बी सर्टिफिकेट एग्जाम, ये भी क्या होते हैं बेसिकली यहीं से पास हो जाते हैं। यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास ही होना चाहिए। ये दोनों होंगे थर्ड ईयर के, यहाँ हो गया सेकेंड ईयर, ये बच्चे क्या हो सकते हैं, ये हो गए फर्स्ट ईयर के दोनों कैंडिडेट्स। आप जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है ट्रेनिंग स्टाफ स्ट्रक्चर एंड फंडिंग ऑफ एनसीसी। ट्रेनिंग स्टाफ स्ट्रक्चर में जैसा कि हम देख सकते हैं रेगुलर एंड होल टाइम ऑफिसर, जिसके अंतर्गत आते हैं WTO एंड WTLO, जिसमें आता है होल टाइम एनसीसी ऑफिसर्स, ये होते हैं लेडी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। और मैं बात करता हूँ बी सेक्शन में आते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जिसमें हमारे एनओ सर आते हैं जो कि स्कूल के टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकते हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और मैं बात करता हूँ जेसीओज की, तो जेसीओज और एनसीओज। तो जेसीओ का फुल फॉर्म होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड एनसीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इसके बाद मैं बात करता हूँ जीसीआई की, तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, और फिर CGI ये होता है सिविल ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आपने कैंप किया होगा आपने तो देखा होगा GCIs जो कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होती हैं, और होता है CGI जो कि सिविल ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होता है, जो हाई लेवल जो बेसिकली ग्लाइडिंग के लिए जो कैंप लगा होता है उसके इंस्ट्रक्टर के लिए आया होता है, बच्चों को एडवाइस देने के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली। और मैं बात करता हूँ फंडिंग ऑफ एनसीसी की, जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह खर्च वगैरह हमारे कैंप में होते हैं वो कैंप का खर्च या एनसीसी का फंड कहाँ से आता है बेसिकली, तो वो जो हमारा आता है फंडिंग ऑफ एनसीसी वो 2 जगह से आता है, रक्षा मंत्रालय से और राज्य सरकार से। कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा है वो ये दोनों खर्चा देखती है। 50% देखती है हमारी केंद्र सरकार और 50% देखती है हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत। तो हम देख सकते हैं जो मिलिट्री स्टाफ का पे होता है वो मिलिट्री रक्षा मंत्रालय देखता है। एमुनेशन गोलियों के खर्चा कौन देखता है, मिनिस्ट्री देखती है। फिर क्लॉथिंग मिनिस्ट्री देखती है। यूनिफॉर्म आइटम उसमें भी जो कैडेट्स का यूनिफॉर्म है उसको भी मिनिस्ट्री देखती है। इक्विपमेंट जैसे कि ग्लाइडर, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग किट, हॉर्सेस, बोट्स, ये सब जो इक्विपमेंट है वो कौन देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। और आप देख सकते हो राज्य सरकार द्वारा किस चीज़ को लेकर के पैसा खर्च किया जाता है कैंप के दौरान या किसी चीज़ को लेकर के, तो एनओस के सपोर्ट में, बासिंग अलाउंसेस में, फ्यूल में, रेंटल फॉर द बिल्डिंग एक्यूपाइज बाय द ग्रुप हेडक्वार्टर, कैंप एक्सपेंडिचर अप टू 50%, ये 50% ये दिखती है और 50% ये दिखती है, ओवरऑल हो गया ये 100%। तो आपको समझ में आ गया हम लोग का जो एनसीसी का जो पैसे आते हैं बेसिकली वो कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं बात करने वाला हूँ एनसीसी कैंप्स के बारे में, जो कि काफ़ी तरह के कैंप्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसका 3 डिवीज़न है। जैसे कि इसमें है ATC, CATC, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अगर ATC की बात करें तो कंबाइन हटा दीजिए, एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ये 12 दिनों का कैंप होता है सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स के लिए, और 10 डेज़ का कैंप होता है जूनियर डिवीज़न जूनियर विंग्स के लिए। और कुछ नेशनल लेवल के कैंप होते हैं जो कि हेडक्वार्टर DGNCC द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लीडरशिप कैंप 2 तरह के होते हैं, जिसमें बेसिक लीडरशिप कैंप एंड एडवांस लीडरशिप कैंप ALC एंड
BLC। और फिर आते हैं थल सैनिक कैंप TSC, जो कि किसके लिए होता है, ये बेसिकली आर्मी के लिए होता है ना, ये होता है आर्मी के लिए। और मैं बात करूँ, ये होता है वायु सैनिक कैंप, ये होता है एयरफोर्स के लिए। एंड ये बात करें नौ सैनिक कैंप, ये होता है नेवल के लिए। इससे जुड़ी हुई उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं। फिर रॉक क्लाइंबिंग कैंप, जिसमें क्या होता है पहाड़ पे चढ़ने के लिए सिखाया जाता है बच्चों को। फिर इसका नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें अभी नाम बदल करके इसका क्या कर दिया गया है, EBS भी कर दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा कैंप है, एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि EBSB का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर सबसे ज़्यादा फेमस कैंप RDC, रिपब्लिक डे कैंप, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसमें होता है, काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। जिसके बाद रिपब्लिक डे के में राजपथ पे PM's रैली में इस तरीके से उनका कंपटीशन फाइट होता है और वो आगे जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्राउड वाला कैंप है ये अपने आप में, अगर आप इसको हासिल कर लेते हो तो। फिर बात करते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप की, जो कि इससे जुड़े हुए आते हैं। ये ट्रैकिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, और काफ़ी सारे इससे जुड़े हुए जो कि काफ़ी एडवेंचरस कैंप होते हैं, जो कि इसके अंदर आते हैं। और ये है आखिरी पॉइंट जिसमें बात करने वाला हूँ मैं, 4 कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन की 4 मुख्य विशेषता है, जिसमें क्या होता है, ओबे विथ स्माइल, मतलब मुस्कुरा करके आज्ञा का पालन करना, बी पंक्चुअल, टाइम पे मौजूद होना, समय का प्रतिबंध होना। और बात करें वर्क हार्ड एंड विदाउट फर्स्ट, बिना किसी हिचकिचाहट के मजबूती से काम करना, हार्ड वर्क करना है। और मैं बात करूँ मैक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज, किसी तरह का बहाना नहीं बनाना है और झूठ नहीं बोलना है। एनसीसी की मोटो, जो कि 12 अक्टूबर 1980 को किया गया था, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, जो कि आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। और एनसीसी डे कब मनाया जाता है, तो 4 संडे ऑफ नवंबर को। तो आज का समाप्त होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एनसीसी इतिहास से लेकर के एनसीसी का एडमिनिस्ट्रेशन, और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें देखी, एनसीसी कैंप के बारे में हमने सीखा। और ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।